हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने मिट्टी का वर्गीकरण किया था, जिसके अंतर्गत हमने मिट्टियों के 4 भाग किए थे। पर्वतीय मिट्टियाँ, उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ और अन्य मिट्टियाँ, जिनमें से हमने पर्वतीय मिट्टियाँ और उत्तरी मैदान की मिट्टियों का अध्ययन किया था। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की रचना प्राचीन रवेदार शैलों से हुई है, इसलिए यहाँ की मिट्टियों में भी प्रोन और पुरानी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनका रंग, गठन और उर्वरता के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे काली मिट्टियाँ, लाल व पीली मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ और काप मिट्टियाँ। और पहली है इनमें काप मिट्टियाँ। इसे रेगुर भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुआ है। इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। यह दक्षिणी भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिम और मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भागों, कर्नाटक का उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश के भागों में मिलता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह मिट्टी शुष्क दशाओं में सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। मानसून काल में यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इसमें हल चलाना कठिन हो जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है, परंतु इसकी उर्वरता उच्च स्थानों की अपेक्षा निम्न स्थानों पर अधिक होती है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट है लाल व पीली मिट्टियाँ। इन मिट्टियों की उत्पत्ति शुष्क व आर्द्र मौसम के क्रम से अपवर्तन होने पर प्राचीन रवेदार शैलों के विखंडित होने से होती है। लोहे की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं फेल्ड्स्पार युक्त ग्रेनाइट शैलों से निर्मित होने के कारण ये पीले चॉकलेट रंग की भी पाई जाती हैं। बुंदेलखंड से दूर दक्षिण तक यह मिट्टी लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये छिद्रयुक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है। ऊंचे भागों में ये हल्के रंग की पथरीली और कम गहरी होती है और केवल बाजरे की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है, किंतु निचले मैदानों में ये गहरी और लाल रंग की होती है। वहाँ इनमें कपास, गेहूँ, आलू, दालें, अलसी, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इनमें लोहा, चूना और एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टियाँ। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आर्द्र व शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तनों के कारण शैलों में सिलिका पदार्थ पृथक हो जाता है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति सख्त हो जाती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। इनका निर्माण लीचिंग यानी कि निक्षालन क्रिया के द्वारा होता है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मिट्टियाँ विशेषतः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, दक्षिणी महाराष्ट्र, संपूर्ण केरल
और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भागों में, उड़ीसा में और पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और बिहार के कुछ भागों में पाई जाती है। इन मिट्टियों में चूना, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी और पोटास का भी अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है काप मिट्टियाँ। नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में काप मिट्टियाँ मिलती हैं, जो उत्तरी मैदान की काप से भिन्न होती हैं। ये मिट्टियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी जैसी नदियों की घाटियों और डेल्टाई भागों में पाई जाती हैं। इनमें अनेक स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं। गुजरात में नई काप माटा और पुरानी काप गोरडू कहलाती है। मध्य प्रदेश व ओडिशा में महानदी घाटी की काप हल्की रेतीली, लाल व पीले रंग की होती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में काले रंग की काप मिलती है। केरल में समुद्र तटीय काप रेतीली और कम उर्वर होती है। नदी काप चावल के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। नेक्स्ट है अन्य मिट्टियाँ। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की मिट्टियाँ हैं: पीट मिट्टियाँ, दलदली मिट्टियाँ और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। तो पहली है पीट मिट्टियाँ। ये सड़ी वनस्पति से आर्द्र प्रदेशों में निर्मित होती हैं। इनमें जीवांश और घुलनशील लवण अधिक होते हैं। ये काली, भारी और अम्लीय होती है और धान के लिए उपयुक्त होती है। ये केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। दूसरी है दलदली मिट्टियाँ। समुद्र तटीय भागों में झीलों व नदियों की काप से निर्मित इन मिट्टियों में जैव सामग्री सड़ती गलती रहती है। इनमें जीवांश तथा लोहे का अंश रहता है। समुद्र तटीय ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और तमिलनाडु के तट पर ये मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टियाँ। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी गुजरात में ये मिट्टियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इन शुष्क प्रदेशों में पवन की क्रिया से रेत उड़ाई जाती है। इसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। जल की सुविधा होने पर यह मिट्टी उर्वर सिद्ध हो सकती है और इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा और सब्जी आदि उगाए जाते हैं। इस प्रकार से मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो पूर्ण हुआ। बच्चों, भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनकी अनेक विशेषताएं होती हैं। जैसे भारतीय मिट्टियाँ काफ़ी प्राचीन और परिपक्व हैं। अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ हैं। इनके निर्माण में पैतृक शैलों और जलवायु की दशाओं का विशेष योग है। अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश और खनिज लवणों की कमी पाई जाती है। उच्च तापमान के कारण शैलों के भौतिक विघटन के साथ ही उनका रासायनिक अपघटन भी शुरू हो जाता है। पठारी और पहाड़ी भागों में मिट्टियों की परत हल्की होती है और मैदानों में गहरी होती है। शुष्क जलवायु के कारण इन मिट्टियों को सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। निरंतर कृषि के कारण भारत की मिट्टियों में उर्वरता का ह्रास एक गंभीर समस्या हो गई है। मिट्टी का अपरदन भी भारत में एक गंभीर समस्या है। भारत जैसे विशाल देश के लिए मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ घनी आबादी के पोषण के लिए शताब्दियों से कृषि का प्रचलन रहा है। यह वास्तव में खेद का विषय है कि विभिन्न कारणों से देश की मिट्टी नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की यहाँ अनेक समस्याएं हैं, जैसे भूमि अपरदन, उर्वरता का ह्रास, मरुभूमि विस्तार, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि, मानव द्वारा भूमि का शोषण, नगरीय और यातायात विकास के कारण कृषि भूमि का अतिक्रमण।
भूमि की ऊपरी परत या आवरण के नष्ट होने को ही भूमि अपरदन कहते हैं। भारत में मिट्टी के अपरदन के कई कारण हैं, जैसे वर्षा की प्रकृति, भूमि का ढाल, धरातलीय रचना, अत्यधिक पशुचारण, वन शोषण और स्थानांतरित कृषि। मूसलाधार वर्षा होने पर भूमि जल को सोख नहीं पाती, वही जल तेजी से बहकर अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। अधिक ढालू भूमि पर मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण अधिक होता है। ढीले कण जो होते हैं शैलों के, उनका अपरदन सरलता से हो जाता है। कठोर शैलों का अपरदन धीमी गति से होता है। पशु जड़ समेत घास को उखाड़ते हैं, उनके खुरों से भी मिट्टी ढीली पड़ जाती है और मिट्टी का अपरदन होता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती हैं। वनों के अत्यधिक शोषण के कारण वनस्पति विहीन ढाल अपरदनकारी शक्तियों से अधिक प्रभावित रहते हैं और मिट्टी के अपरदन को प्रोत्साहन मिलता है। हिमालय के पर्वतीय भागों में, विशेषतः उत्तरी बंगाल व असम में झूम कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसके अंतर्गत वनों को जलाकर उन्हें साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने पर भूमि को कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है व नई भूमि साफ कर ली जाती है। इस प्रक्रिया से वनों का तो क्रम से विनाश होता ही है, वनस्पति विहीन ढाल अपरदन के भी शिकार हो जाते हैं। यह कृषि प्रणाली मध्य प्रदेश में और हिमालय के भागों में और पश्चिमी घाटों पर विशेष रूप से पाई जाती है। जब घनघोर वर्षा के कारण वनस्पति विहीन पहाड़ों की मिट्टियां जल में घुलकर बह जाती हैं, तो इसे धरातलीय अपरदन कहा जाता है। धरातलीय अपरदन हिमालय, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग, असम, सह्याद्री और पूर्वी घाट पर विशेष रूप से देखा जाता है। जब वर्षा के वनस्पति विहीन भागों में गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, तो इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। अवनालिका अपरदन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों, मध्य प्रदेश, विशेषकर यमुना और चंबल नदियों के खादान क्षेत्रों में पाया जाता है। रील अपरदन का प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों में देखा जाता है। शुष्क और वनस्पति विहीन क्षेत्रों जैसे राजस्थान और गुजरात आदि के शुष्क भागों में वायु अपरदन सबसे अधिक देखा जाता है। वास्तव में मिट्टी भारत को बड़े ही उदार मन से प्रकृति ने एक अमूल्य उपहार के रूप में प्रदान किया है। इसका संरक्षण निश्चित रूप से बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके लिए मेड़बंदी, वन रोपण, परतीय जमीन पर वनस्पति आवरण, पर्वतीय ढलान पर पेड़ लगाना, पर्वतीय ढलान पर सीढ़ीदार खेती, तेज ढलान पर अवरोधी बांध बनाना, चारा गांवों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना, समय समय पर भूमि को परती छोड़ना आदि ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा इसका संरक्षण किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने मिट्टी से संबंधित विभिन्न समस्याओं और उनके उपायों का और उनको रोकने का जो उपाय हैं उनका अध्ययन किया।
साथ में हमने प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।